नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरपा एजुकेशन बिलासपुर पे। मेरा नाम है हर्ष और आज हम इस वीडियो में CGPSC प्रीलिम्स 2025 में पेपर 2 यानी कि CSET का पेपर, उस पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आया था उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो यहाँ पे पहले जो तुलना की गई है बी से तुलना की गई है, तो हम मान लेते हैं बी की जो आय थी वो कितनी थी? 100 रुपये की थी। बी की आय 100 रुपये की, तो ए की आय उससे 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है ए की आय, तो ये 125 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि बी की आय जो है वो ए से कितनी कम है। बी की आय ए से कितनी कम है? तो 25 रुपये कम है, और तुलना किससे करना है? ए से करना है। तो भाई 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, ये परीक्षा में जाते हैं और अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने ए और ई से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, मतलब दो लोग ऐसे हैं जो सी से कम नंबर लेके आते हैं। ठीक है, फिर डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए। जो डी है वो सिर्फ और सिर्फ बी से कम नंबर लेके आया है, मतलब बी के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं और सेकंड नंबर पे डी आता है। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब सबसे कम अंक कौन प्राप्त करेगा? ए। तो ई के नीचे कौन आ जाएगा? ए। ठीक है, तो ई सबसे कम नंबर, ए सबसे कम नंबर लेके आया है, उससे ज़्यादा ई, फिर सी। अब एक दोस्त बच गया इनका, वो कौन है? एफ। तो थर्ड नंबर पे जो स्कोर कर रहा है वो कौन है? एफ है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जिसने तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किए उसने 81 अंक प्राप्त किए। एफ ने कितने मार्क्स स्कोर किए? 81 मार्क्स स्कोर किए हैं। फिर ई ने 62 अंक प्राप्त किए। ई कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है? 62। अब इनके बीच में कौन बच रहा है? सी। और हमसे सी के बारे में ही पूछा गया है कि सी के संभावित अंक हैं, तो सी के मार्क्स जो होंगे वो 81 से तो छोटे होंगे लेकिन 62 से बड़े होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 81 से छोटा है लेकिन 62 से बड़ा है? तो वो ऑप्शन नंबर ए 70। इसका आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। आपने एक कनिष्ठ को एक नया काम सौंपा, अपने एक जूनियर को एक काम सौंपे हम, जिसमें इस पर वह कहते हुए आपत्ति जताई कि उसे यह काम करना नहीं आता। वो बोल रहा है, जूनियर बोलता है कि उसको ये काम करने नहीं आता। आप क्या करेंगे? आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, इस बात पर अड़ जाएंगे कि उसे इस काम को करना है क्योंकि यह ऑफिस अनुशासन का मामला है, तो हमको ये काम नहीं करना है। दूसरा, उसे बाध्य करेंगे क्योंकि वह केवल बहाना बना रही है, इसलिए उसे दिया गया काम करना होगा, तो उसको बाध्य नहीं करेंगे, हम किसी को बाध्य नहीं करेंगे, ये वाला भी गलत है। तीसरा, काम की प्रकृति समझाएंगे और उसकी सहायता के लिए एक सहायक दे देंगे। ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि ऐसा कर सकते हैं कि उसको एक सहायक दे दें, उसको काम क्या है वो समझा दें। तो लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उससे कहेंगे कि जहां वह काम करने के लिए ज्ञान या विशेषज्ञता की कमी महसूस हो आपसे चर्चा करें। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन भी सही लग रहा है, डी ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो पहले उसको बोलेंगे कि आपको जहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन की कमी है आप हमसे डिस्कस करो। अगर डिस्कस करने पे उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में एक असिस्टेंट, एक सहायक भी दे देंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर हुआ पेड़, ऊर्ध्वाधर हुआ पेड़ मतलब टूटा हुआ पेड़ का शीर्ष आंधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज में आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पेड़ था जो कि जमीन से 5 मीटर ऊपर से टूट जाता है। कहाँ से टूट जाता है? 5 मीटर ऊपर से टूट जाता है। और ये जो पेड़ था ये गिरता है, और ये कहाँ पे आके गिरता है? ये वाला पोर्शन, इसके बेस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है। अब मेरे को बताओ, पेड़ सीधा खड़े होता है मतलब यहाँ का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है
ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 5 है, ये 12 है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 जोड़ दो इसमें, ये हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये जो कर्ण है ये 13 मीटर का होगा। और हमसे क्या पूछा गया था, कर्ण की वैल्यू पूछी गई है क्या, इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पूछी गई है। हमसे पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी रही होगी, ये 5 मीटर और ये 13 मीटर जो गिरा है वो ऊपर 13 मीटर खड़ा रहा होगा पहले पेड़, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 13 यानी कि 18 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है, हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है, उनका माध्य 28 है, ए सी और ई का माध्य 24 है, तो पूरा ए बी सी डी और ई इसका मीन जो है वो है 28। इसमें से 3 लोग ए सी और ई, ए सी और ई का जो मीन है वो कितना है, 24 है, यानी कि इनका एवरेज मीन यानी कि एवरेज। और हमको बोला गया है तो बी और डी का माध्य क्या होगा। अब देखो यहाँ 3 लोगों का मीन भी हम क्या मान लेते हैं, ये 28 होता, कितना कम है 28 से, क्योंकि ओवरऑल मीन 28 था, तो हम अगर इसको भी 28 मानते तो ये कितना कम है 28 से, तो ये 28 से 4 कम है। और 4 कमी है कितने लोगों में, 1 2 3 लोगों में, तो 4 की कमी 3 लोगों में है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो ये -12 हो रहा है, यानी कि 12 की कमी हो रही है। अब इन 12 की ये जो 12 नंबर्स की कमी है, इसको पूरा कौन कर रहा है, इसको पूरा करने वाले होंगे बी और डी। तो ये 2 लोग क्या कर रहे हैं, +12 कर रहे होंगे, वापस एवरेज को बढ़ा रहे होंगे, कितना, एवरेज को नहीं टोटल को बढ़ा रहे होंगे 12, ताकि एवरेज कितना आ जाए, 28 आ जाए। तो ये जब 12 बढ़ाएंगे, कितने लोग बढ़ा रहे हैं, 1 और 2, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 12 को 2 से डिवाइड करने पर 6 आता है, यानी कि इनका एवरेज क्या होगा, बी और डी का एवरेज जो होगा ओवरऑल एवरेज से +6 होगा। कितना होगा, +6। तो ओवरऑल एवरेज 28 है, ओवरऑल एवरेज 28, उसमें से 6 बढ़ा दोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। तो बी और डी का जो एवरेज पूछा गया है वो 34 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ये एस और जेड केंद्र में है, एस और जेड केंद्र में है। एस और जेड कहाँ बैठे वो तो हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वो ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, सबका चेहरा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ है। एस और जेड, हो सकता है जेड इधर हो, एस इधर हो, हमको नहीं पता। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केंद्र में है तथा ए और पी छोर पर है। अब हो सकता है ए इधर हो और हो सकता है ए इधर हो, नहीं पता अपने को। आगे देखते हैं, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है, आर जो है ए के बाईं ओर, तो ए को इधर बैठाना पड़ेगा, तो उसकी बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। ए का चेहरा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो उसकी बाईं ओर कौन बैठा है, आर। तो इसका मतलब इधर लेफ्ट कॉर्नर पे कौन बैठा होगा, पी बैठा होगा, क्योंकि ए और पी कहाँ बैठे हुए थे, कॉर्नर्स पे बैठे हुए थे। तो एक कोने पे ए बैठा है, दूसरे कोने पे पी, तो यहाँ पे एक जगह बच रही है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्स। और हमसे पूछा गया है कि पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एक्स। एक्स हमारा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको पाई चार्ट दे दिया गया है और बोला गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट स्कूल प्रबंधन द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेलों, अलग अलग खेल के बारे में बताया गया है, पर किए गए व्यय, एक्सपेंडिचर है, को निरूपित किया जाता है तथा फुटबॉल पर 9000 व्यय किया जाता है। फुटबॉल कहाँ है, ये वाला फुटबॉल है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है, ये फुटबॉल पे किया गया एक्सपेंडिचर है, यानी कि व्यय है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है। यहाँ क्रिकेट पे कितना किया गया है, 160 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 160 डिग्री, और ये है क्रिकेट। ठीक है, ये हॉकी पे कितना किया गया है, ये जो है 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे टेनिस का जो एंगल है ये वाला, ये 35 डिग्री का है। और ये बास्केटबॉल बच गया, ये वाला बास्केटबॉल है,
बास्केटबॉल का जो सेंट्रल एंगल है ये 20 डिग्री का सेंट्रल एंगल है, 20 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि फुटबॉल पर 9000 व्यय किया गया, फुटबॉल पे कितने रुपए खर्च कर दिए हैं, 9000, फुटबॉल पे 9000, 45 डिग्री जो वैल्यू है, 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 9000 है। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रबंधन पर को निरूपित करता है। हमसे पूछा गया हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय किया गया, हॉकी पर फुटबॉल से, हॉकी देखो कहाँ है, ये वाला हॉकी है, फुटबॉल ये वाला है, हॉकी पर फुटबॉल से, हॉकी में कितना डिग्री का एंगल है, 100 डिग्री का एंगल, फुटबॉल में 45, तो हॉकी माइनस फुटबॉल करेंगे, हॉकी माइनस फुटबॉल तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 55 डिग्री। हमको 55 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और उसको निकालने के लिए हमको क्या रिलेशन दिया हुआ है कि 9000 रुपये खर्च किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पे। तो फुटबॉल पे जब खर्च किया गया है यानी कि 45 डिग्री पे जो खर्च किया गया है वो है 9000 रुपये। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री पे कितना खर्च किया गया होता 9000 बाय 45, इसको काटोगे एक बार में, ये कटेगा 2 बार में और ये 2 0 बच गए 200। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 200 रुपये है और हमको निकालना 55 डिग्री, तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो इसका डबल करोगे तो 110 हो जाएगा, इसका डबल किए और 2 0 और लगा दो 1 2, तो हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं फुटबॉल पे और हॉकी पे एज कम्पेयर टू फुटबॉल 11,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे पूछा गया है सभी खेलों पर हुआ कुल व्यय कितना है, सभी खेलों पर कुल व्यय कितना है। तो 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अभी अभी हम निकाले थे 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे 200 रुपये के बराबर आई थी। देखते हैं यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो 200 रुपये के बराबर आई थी 1 डिग्री की वैल्यू, ये वाली। ठीक, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पुट करते हैं, 1 डिग्री की वैल्यू 200 है और ये टोटल कितना एंगल बनता है सेंटर पे 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, तो 36 का डबल होता है 72, ये 1 2 3 0 1 2 3 0, तो कुल कितना व्यय हो जाएगा 72,000 रुपये का व्यय हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फिर से उसी पाई चार्ट पे है। हमसे पूछा जा रहा है क्रिकेट पर हुआ व्यय कितना है। क्रिकेट कहाँ पे है, ये वाला क्रिकेट है। क्रिकेट पे जो एंगल बन रहा है वो 160 डिग्री का एंगल है। तो 160 डिग्री का एंगल है मतलब 160 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 200 से, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाले थे हम 200 निकाले थे। तो यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी होता है 32 और 1 2 3 0 1 2 3 0 लगा दिए, 32,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ चचेरे भाई हैं। ये सारे के सारे चचेरे भाई हैं। कोई भी 2 चचेरे भाई एक ही उम्र का नहीं है, कोई भी 2 लोग एक उम्र के नहीं है, मतलब सब अलग अलग सन में पैदा हुए होंगे, लेकिन सभी का जन्मदिन एक ही महीने की एक ही तारीख को है, सबका जन्मदिन सेम डेट पे होता है। सबसे छोटा 17 वर्ष का है, तो जो सबसे छोटा इंसान है, जो सबसे छोटा इंसान है उसकी उम्र कितनी है 17 साल की। 17 साल का कौन है, सबसे छोटा वाला। ठीक है, और सबसे बड़ा जो ई है, ई सबसे बड़ा है, ई सबसे बड़ा है। ई की उम्र कितनी दी हुई है 22 वर्ष दी हुई है, 22 साल। एफ की उम्र बी और डी के बीच में है। एफ की उम्र जो है वो बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में। अभी हमको ये नहीं पता कि बी बड़ा है कि डी बड़ा है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, एक ऊपर बना दिए बी से। फिर सी डी से बड़ा है, डी से बड़ा कौन है सी है। ए सी से 1 वर्ष बड़ा है, ए जो है वो सी से भी 1 वर्ष बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया सी से। ए जो है सी से 1 साल बड़ा है। सी डी से बड़ा है, मतलब ए से छोटा सी से छोटा डी और डी से छोटा एफ और एफ से छोटा बी आ जाएगा, क्योंकि एफ की उम्र जो है वो बी और डी के बीच की उम्र है। तो यहाँ बीच में क्या आएगा एफ, उसके नीचे आएगा बी, तो ये हमारा
रिलेशन बन गया। फिर और आगे क्या बोला जा रहा है, ए सी से 1 वर्ष बड़ा है तब। अब हमको ये तो पता था कि ई सबसे बड़ा है, तो ई के नीचे कौन आ जाएगा, ई के नीचे आ जाएगा ए से नीचे आ जाएगा कौन, सी के नीचे आएगा डी से फिर नीचे आएगा एफ के नीचे बी। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। इसका मतलब जो 17 साल की उम्र थी वो किसकी थी, बी की थी। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया ए सी से 1 वर्ष बड़ा है तब। हाँ, डी की उम्र 20 वर्ष है, ये 17 है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 18, ये 19, ये 20, ये 21 और ये 22। क्या डी 20 वर्ष का है, डी 20 वर्ष का नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर एफ 18 वर्ष का है, एफ 18 वर्ष का है क्या, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, एफ 19 वर्ष का नहीं है, एफ 20 वर्ष का नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 स्कूलों के अभ्यर्थी गणित की परीक्षा में बैठे हैं। 1 2 3 4 स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के पेपर में बैठे हैं। ए का जो एवरेज है वो 75 है, जो बी के स्कूल का एवरेज है वो 80 है, सी स्कूल का जो एवरेज है वो 55 है और डी के स्कूल का एवरेज कितना है, 50 है। लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है, ये वाला नंबर एक्स के कितने बच्चे हैं स्कूल नंबर सी में, तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। यहाँ पे 60 बच्चे हैं, ओवरऑल एवरेज हमको दिया हुआ है, ओवरऑल एवरेज कितना है 66 है, तो हम क्या मान लेते हैं, सब 66 से कितने बड़े हैं या छोटे वो निकालते हैं। तो ये 66 से कितना बड़ा है, -66 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। 66 से 9 बड़ा है, +9 करना पड़ेगा। ये 66 से कितना बड़ा है, तो 66 से माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 1 14 बड़ा है ये। और ये 55 जो है ये 66 से छोटा है, तो इसमें 66 घटाएंगे तो ये इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, ये ओवरऑल टोटल को कम करने की कोशिश करेगा। कितना कम करेगा, तो 66 घटाएंगे तो -11 आ जाएगा। ये क्या करेगा, 66 घटाएंगे इसमें तो कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। अब +9 करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, कितना आ जाएगा 9 छके 540 आ जाएगा, क्योंकि ये +9 था। फिर 48 बच्चे जो हैं वो 14 बढ़ा रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, +14 से, तो आंसर आ जाएगा 14 × 48, 14 8 जा 112, 14 8 112, 11 आ जाएगा हाथ में, 14 चौक 56 और 11 67, 672। ये भी प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है। और x वाले कितने हैं, -11, x का क्या इफेक्ट आ रहा है, -11 का, तो इसको -11 मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो इनका इफेक्ट जो आ रहा है -11x का आ रहा है। तो इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो कितने का आएगा, -16 × 40, -16 × -16। तो जो यहाँ पे इफेक्ट आया वो 16 चौके 64 और एक 0 और ये माइनस का इफेक्ट आया। ओवरऑल टोटल इफेक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि हम एवरेज कितना ले रहे हैं, 66 ही ले रहे हैं ना, 66 से कितना डेविएशन हो रहा है वो निकाल रहे हैं, तो इनका प्लस में आ रहा है, इनका माइनस में। ओवरऑल सबको जोड़ने पे 0 आना चाहिए, तो हम 540 को जोड़ेंगे 672 में और -11x -640, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। काटते हैं, ये दोनों कटेंगे तो यहाँ पे -100 बच जाएगा। अब 672 में मैं 100 और घटा देता हूँ, 672 में 100 घटाऊंगा तो 572 बचेगा और -11x = 0। इसको इधर लेके आएंगे, 11x = 572, 11x = 572, 11 से काट दो, 11 से कटेगा 5 बार में, 2 बचेगा 2 बार में, 52। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ रही है, 52। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 लड़कों की आयु 20 वर्ष का अंतर है। 2 लड़कों की आयु में कितने का अंतर है, 20 साल का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु से 5 गुना थी। अब देखो, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो अगर हम छोटे बच्चे को, छोटा जो लड़का है उसकी एज को, छोटे वाले की एज को, छोटे की एज को हम x मान लेते हैं, x साल का है, और जो बड़ा लड़का है उसकी एज को हम क्या मान लेते हैं, y साल का है।
ठीक है, तो ये इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब अभी की एज, वर्तमान आयु। लेकिन 5 साल पहले की बात की गई है या 5 साल पूर्व की कर रहे हैं, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, इसको y नहीं मानते, ये इससे कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, ये x प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल है, फिर 2 वेरिएबल हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। हम क्या मानते हैं इसको, x प्लस 20, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का है, 20 साल का अंतर है, इसको 20 साल बड़ा कर दिए, जो बड़ा इंसान है उसको। 5 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा, ये x माइनस 5 ईयर्स का रहा होगा, और 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी, इसमें 5 घटा दो तो x प्लस 15 ईयर्स की रही होगी इसकी एज, और इसकी x माइनस 5 की रही होगी। अब यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, अगर इसको 5 टाइम्स करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, बड़े वाले बड़ा जो लड़का है उसकी आयु आ जाएगी। तो उसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। x माइनस 5 का कितना गुना करेंगे हम, 5 गुना करेंगे, तो बड़े वाले लड़के की उम्र आ जाएगी x प्लस 15 की। ठीक है, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 25 इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस 15 आएगा। 5x को वहीं रहने दो, x को उधर ले जाओ तो ये 4x हो जाएगा, माइनस 25 को इधर ले आओ, प्लस आ जाएगा, माइनस 25 इधर आके प्लस, 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40, तो 4 से कटेगा 10 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 साल। हम क्या किसको माने थे, x हम माने थे जो छोटा लड़का है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 10 की, बड़े वाले की 10 प्लस 20 यानी कि 30। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। छोटे लड़के की एज है 10 साल, बड़े लड़के की एज है 30 साल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 लोगों के समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है एम्बिशियस, एम्बिशियस, AMBITIOUS, एम्बिशियस है। ठीक है, कौन कौन एम्बिशियस है, के, एल और एम। एम और एन क्या है, ईमानदार है, एल एम एन बुद्धिमान है, और के एन व आर मेहनती है। इस समूह में से ना तो मेहनती और ना ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति, हमको ना मेहनती चाहिए ना महत्वाकांक्षी चाहिए। तो हम पहले तो देख लेते कितने सारे लोग हैं, कौन कौन है, के है, एल है, एम है और एन है। 5 लोग थे ना, एक बच रहा है, के, एल, एम, एन, आर है ना, एक आर है, जिसमें से के क्या है, महत्वाकांक्षी है, मतलब एम्बिशियस है, तो के एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी। एल और एम भी महत्वाकांक्षी, ये भी एम्बिशियस है और ये भी एम्बिशियस है। 3 लोग एम्बिशियस थे। फिर एम और एन ईमानदार है। यहाँ पे कुछ छूट गया है क्या, चेक करना। हाँ, यहाँ पे एम, एन और आर है, यहाँ क्या आ जाएगा, एम, एन और आर। एम भी ईमानदार है, ईमानदार का मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार का मतलब ऑनेस्ट, तो ये एम ऑनेस्ट है, एन भी ऑनेस्ट है, आर भी ऑनेस्ट है। ठीक है, फिर एल, एम, एन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, बुद्धिमान भी हैं। तो एल ये भी बुद्धिमान है, बुद्धिमान का मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है। कौन कौन इंटेलिजेंट है, एल, एम और एन, ये इंटेलिजेंट है, एम भी इंटेलिजेंट है और एन भी इंटेलिजेंट है। फिर आगे बोला जा रहा है और के, एन और आर मेहनती है। के मेहनती है, मेहनती का मतलब है लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग या लेबोरियस। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग कौन कौन है, के, एन और आर। तो ये हो गया हार्ड वर्किंग, एन हो गया, ये भी हार्ड वर्किंग हो जाएगा और आर भी हार्ड वर्किंग हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि इस समूह में ना तो मेहनती, अब मेहनती कौन कौन नहीं है, ये तो भाई मेहनती है तो इसको पहले ही हटा दो, और ना ही महत्वाकांक्षी। मेहनती था
ये देखो महत्वाकांक्षी है, इसको भी हटाओ। मेहनती और महत्वाकांक्षी वालों को हटाना है। ये मेहनती है क्या, लेकिन ये महत्वाकांक्षी है, मेहनती नहीं है लेकिन महत्वाकांक्षी है, तो हटाना पड़ेगा। ये क्या है, ये मेहनती है, ये क्या है, ये भी मेहनती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ना तो महत्वाकांक्षी हो और ना ही मेहनती, तो सभी के सभी या तो महत्वाकांक्षी या मेहनती हैं। तो ऑप्शन डी समूह में से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप अपने जिले में बुरे तत्वों के बढ़ने पर एक बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक अच्छी रोशनी व्यवस्था के साथ साथ उचित वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशनिंग के साथ चल रही है, आदि के साथ जारी है। निम्नलिखित में कौन सा संचार में बाधा नहीं होगा? कम्युनिकेशन को कौन हैम्पर करेगा, कौन प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा पूछा हमसे, बाधा नहीं है। ठीक है, तो अगर शोरयुक्त वाला माहौल होगा तो ये बाधा करेगा, मतलब इसकी वजह से बाधा उत्पन्न होगी। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, हमको नई वाला ढूंढना है। भीड़ भाड़ वाली जगह होगी, वहाँ पे भी शोरगुल परेशानी होगी, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, यानी कि क्या लिखा हुआ है, अच्छी रोशनी तत्वों बढ़ने पर बैठक में प्रॉब्लम आएगी। अनुचित माध्यम होगा तो भी दिक्कत आएगी। तो प्रश्न पूछने से कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है क्या? नहीं, प्रश्न पूछने से तो क्लैरिटी होती है, फीडबैक का मैकेनिज्म है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू नीचे दिए गए अनुसार परिवहन के विभिन्न मार्गों एवं साधनों से जुड़े हुए हैं। तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये सब क्या है, किसी ना किसी अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। देखते हैं कौन कौन कैसे जुड़ा है। एक्स और वाई नौका व बस दोनों से जुड़े। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम एक्स और बना लेते हैं वाई। एक्स और वाई कैसे जुड़े हुए हैं? एक तो नाव से जुड़े हुए हैं और दूसरा बस से भी जुड़े हुए हैं। दो तरीके से जुड़े हुए हैं एक्स और वाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई और डब्ल्यू केवल विमान से जुड़े हुए हैं। तो वाई के पास लिख लेते हैं डब्ल्यू, और वाई और डब्ल्यू कैसे, सिर्फ और सिर्फ विमान से जुड़े हुए हैं। तो विमान बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये विमान से जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। एक्स डब्ल्यू केवल बस द्वारा, एक्स और डब्ल्यू, ये जो एक्स है ये डब्ल्यू से जुड़ा हुआ है बस के द्वारा। एक्स और डब्ल्यू ये जुड़े हुए हैं बस से। फिर एक्स और जेड केवल रेल द्वारा। एक्स और जेड किससे जुड़े हुए हैं? रेल के द्वारा। इधर जोड़ देते हैं इसको, एक्स और जेड को ट्रेन बना देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन से जुड़े हुए एक्स और जेड। अब हमसे बोला गया है Y से W तक कौन सा मार्ग संभव होगा ताकि कम से कम 3 अलग प्रणाली का उपयोग हो। 3 अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको यूज करना है। कहाँ से कहाँ जाना है? Y से W। चेक करते हैं, Y से गए X, X से Z। Y से जाते हैं X, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। X से जाएंगे कहाँ पे? Y से X, X से Z और Z से W। Z से W तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया है। ठीक है, y z x w देखते हैं। y से जाएंगे z, y और z विमान व बस, y और z विमान व बस द्वारा। y और z का भी रिलेशन है, वो तो बना नहीं है, बनाना पड़ेगा उसको। चलो बना देते हैं। ये जो y है ये z से कैसे रिलेटेड है? एक तो प्लेन से रिलेटेड है, प्लेन बना दिए। ठीक है, और बस से भी रिलेटेड है, विमान व बस दोनों के द्वारा। ठीक, तो यहां से y से z गए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम विमान से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। फिर z से x जाएंगे, z से x जाने के लिए हमारे पास ट्रेन का ऑप्शन है, तो ये एक अलग ऑप्शन, ये ट्रेन एक अलग ऑप्शन। फिर x से w जाना है, x से w जाने के लिए हमारे पास बस है। इसका मतलब y से हम z जाएंगे एरोप्लेन से, y से z किस में जाएंगे? एरोप्लेन से जाएंगे। फिर z से x किस में जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। और x से w किससे चले जाएंगे?
बस से चले जाएंगे। ये क्या है? बस। तो यहाँ पे 3 अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गए हमको इस वाले ऑप्शन पे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्योंकि एक ऑप्शन मिल चुका है तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दोनों बहुपदों, ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, दोनों का जो फैक्टर है वो कौन सा है? z-3। z-3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आए, यहाँ पे लिखा हुआ है z-3, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हमको इक्वेट करना है z-3 को किससे? 0 से। तो z की वैल्यू मिलती है 3। ये वैल्यू हमको पॉलिनोमियल में पुट करनी है। तो इसको जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट करोगे, z की जगह क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? बहुपद 0 हो जाएगा। ये भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। अब यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, वो क्या बोला गया? समान शेषफल बचता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर 0 होना होता तो एक ही पॉलिनोमियल से हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ 2 पॉलिनोमियल दिया गया है और 2 पॉलिनोमियल देने के बाद बोल रहा है जो शेषफल है वो समान बच रहा है, मतलब कि इक्वल बच रहा है। तो शेषफल निकालने के लिए भी z की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। जो आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल होगा। तो इसमें हम 3 पुट कर देते हैं। a इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का क्यूब हो गया, प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, z की जगह 3 पुट करते जा रहे हैं, -4। ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे भी, इस वाले पॉलिनोमियल में भी z की जगह पे हमको क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो z क्यूब यानी कि 3 का क्यूब -4 इंटू 3 प्लस a। तो यहाँ इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ क्या मिलेगा? 27a। ये 4 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 36, ये 3 इंटू 3 यानी कि 9, -4, ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 27 और 4 दिया -12 और प्लस a को एक साइड ले जाते हैं। ये a को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये इसमें आके माइनस होगा, उधर प्लस है, इधर आके माइनस। 27 में 1 माइनस करूँगा तो 26a, 36, 9 और 4, 4 को काटो इससे, यहाँ 5 बचेगा। 36 और 5 होगा 41, 41 को इधर ले आएंगे तो -41 हो जाएगा। और 27 और 12, 27 में 12 घटा देंगे, 27 में 12 घटाने पे +15 बचेगा। इसमें 15 घटाएंगे तो आ जाएगा -26। ठीक है। तो 26a की वैल्यू कितनी है? -26। 26 से 26 एक बार में कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा -1। a की वैल्यू क्या आ गई है? -1 आ गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, -1। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? हमको वर्ग गिनने हैं, कितने सारे वर्ग हैं। ठीक। तो इसको गिनने का तरीका क्या होता है? देखो, इधर 1 2 3 छोटे छोटे वर्ग हैं और इधर भी 1 2 3। तो 1 2 3 2 3, 1 2 3 1 2 3। तो हमको क्या करना है? ये यहाँ पे जितने भी नंबर है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो और सबको जोड़ दो। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, सबको जोड़ दोगे, 9 4 13 और 1 14। तो कितने सारे वर्ग हो जाएंगे? 14, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 किसानों के पास क्रमशः 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम, 882 किलोग्राम चावल है। 3 किसान है, तीनों के पास चावल है। एक बोरे की अधिकतम क्षमता चाहिए, क्या होगी ताकि सभी चावल समान भार के बैग में भरे जा सकें। सभी चावल को क्या करना है? एक ही कैपेसिटी के बैग में भरना है। मतलब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 490, 588 और 882 को तीनों को डिवाइड कर सके और वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे। क्वेश्चन में करना क्या है? हमको HCF निकालना है। किसका? 490, 588 और 882 का। तो HCF निकालेंगे नहीं, हम ऑप्शन से देखेंगे क्योंकि ऑप्शन बढ़िया है। यहाँ पे लास्ट में 0 0 0 है, तो यहाँ पे देखो ये 588, इसमें लास्ट में 0 नहीं है, इसमें भी लास्ट में नहीं 0 नहीं है, मतलब 0 वाले नंबर से तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकते, भाग दे ही नहीं सकते। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है।
तो इस क्वेश्चन में क्या है, एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़ी क्या हमको? एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आंसर आ गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि शालू राखी से लंबी है, शालू जो है राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है, तो शालू को बड़ी बना देते हैं किससे? राखी से। राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है, और राखी मेघना जितनी लंबी है, राखी किसके बराबर है? मेघना के बराबर लंबी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है, राखी मेघना की जितनी लंबी है और कोमल से लंबी, मतलब कोमल इससे छोटी है। अब कोमल जब राखी से छोटी है तो मेघना से भी छोटी हो जाएगी। ठीक, चलो अब हमसे बोला गया है तो मेघना के बारे में बताना है हमको। मेघना शालू से बड़ी है क्या? देखो मेघना शालू से छोटी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, कोमल से छोटी है, कोमल से छोटी नहीं है, कोमल से तो बड़ी है मेघना, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड, शालू जितनी लंबी है, क्या कोमल शालू जितनी लंबी है? नहीं, शालू तो ज़्यादा लंबी है कोमल से, तो ये भी गलत। शालू से छोटी है, हाँ शालू से छोटी है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शालू से छोटी है। अगला क्वेश्चन, किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। ठीक है, उसी सामान को 2 गुने मूल्य पर विक्रय करने पर उसे प्रतिशत लाभ होगा। देखो हम मान लेते हैं सामान का जो कॉस्ट है वो कितने का है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं हम, 100 रुपए का मान लेते हैं। ठीक है, वो बेच कितने पे रहा है? 10% प्रॉफिट पे, तो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा। जब इस पे 10% का प्रॉफिट ले लेगा यानी कि लाभ ले लेगा, तो कितने पे बेचेगा वो सामान को? वो बेचेगा उसको 110 रुपए में बेचेगा। अब 110 रुपए में बेच रहा था, उसके बाद वो क्या किया, अचानक से इसका जो नया सेलिंग प्राइस है, जो नया विक्रय मूल्य है, उसको डबल कर दिया। जो नया वाला है इसको डबल कर दिया, किसको? 110 को, तो कितना आ जाएगा? 220 रुपए में बेचेगा। अब 220 रुपए में बेच रहा है तो उसको फायदा कितने का हो गया? प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 220 माइनस 100 रुपए उसका सीपी था, तो आंसर कितना आ जाएगा? 120 रुपए का उसको फायदा हुआ। कितने पे फायदा हुआ? 120 रुपए का, खरीद के लाया था 100 पे, तो उसका परसेंट अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट का जो परसेंट है, लाभ परसेंट, वो 120/100 इंटू 100। ये बटे 100 क्यों आया? क्योंकि उसका सीपी कितना है? सीपी 100 है। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया उसको? 120% का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 120%। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका बॉस आता है और दूसरों की मौजूदगी में आपका अपमान करता है। इसके अलावा वह आपके कनिष्ठ व्यक्ति को आपसे ऊपर पदोन्नत कर देता है। आप क्या करेंगे? हमको बताना है कि हम क्या करेंगे। पद से त्याग पत्र दे देंगे? नहीं, त्याग पत्र नहीं देंगे इतनी छोटी सी बात के लिए। अफसर में देखो, यहाँ बात छोटी सी क्या है, वो छोटी सी है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ बात क्या है कि जूनियर को प्रमोशन मिल गया लेकिन उस इंसान को प्रमोशन नहीं मिला, तो वो इंसान क्या करेगा? त्याग पत्र देगा क्या? नहीं। अवसर मिलने पर प्रतिशोध लेने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये भी नहीं करना है बिल्कुल। अगला क्या है? धैर्य रखेंगे और जब वह शांत हो जाएगा तो कारण पूछेंगे। हाँ, ये करेंगे हम, शांति से रहेंगे, उस समय गुस्सा अपना जाहिर नहीं करेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे। बाद में जब हमारा सीनियर वो शांत हो जाए तो उसको उस शांति से पूछेंगे कि क्यों ऐसा किया, आप मेरे से जूनियर को प्रमोट क्यों किए। प्रबंधन समिति को पूरी घटना बताएंगे। प्रबंधन समिति को पूरी घटना, ये कंप्लेन नहीं करेंगे, पहले उनसे बात करेंगे। पहले क्या करेंगे? धैर्यपूर्वक उनसे बात करेंगे। अगर कोई दिक्कत की बात होगी तब जाके समिति को बताएंगे। तो पहले क्या करना चाहिए हमको? ऑप्शन नंबर सी, धैर्य रखेंगे और जब वह शांत हो जाएगा तो कारण पूछेंगे। अगर हमको हमारी गलती नहीं लगती तो फिर ये ऑप्शन डी को अपनाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, जब उसकी स्पीड कितनी थी? जब उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो उसको टाइम कितना लगा? उसको टाइम लगा 5 मिनट। कहाँ गया? 5 मिनट देरी से पहुंचा, तो t-5, मतलब अगर वो टी टाइम पे पहुंचता है तो उससे 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो +5 मिनट एक्स्ट्रा लगा। इतने देर में वो पहुंचा जब इस स्पीड से चला था।
तो उसको टाइम कितना लगा t+5, t टाइम लगना चाहिए तो उससे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया है। अब ये देखो ये मिनट में है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती, अगर उसकी स्पीड कितनी होती 5 किलोमीटर प्रति घंटे की होती तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब जो निर्धारित समय था उससे 10 मिनट उसको कम लगता, इतने देर में पहुंच जाता, ठीक है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो घर से स्कूल की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, घर है स्कूल है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले जब d डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। बाद में उतने ही डिस्टेंस को कवर करेगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो समय कम लगेगा। अंतर कितना आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है निर्धारित समय से, यहाँ पे 10 मिनट कम लग रहा है, तो दोनों में अंतर 15 मिनट का आ गया। अब ये 15 मिनट में नहीं रखेंगे इसको, 15 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे और किस में बदल देंगे, ये घंटे में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में तो इसको भी हमको समय को आर में लेके आना पड़ेगा, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे एक बार में, ये 4 बार में। अब यहाँ से d कॉमन निकालेंगे फटाक से, d निकल गया कॉमन, ब्रैकेट में बच गया 1/4 माइनस 1/5, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1/4 के, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 4, d इधर 1/4, 5 माइनस 4 कितना होता है 1/20 इक्वल टू 1/4, 4 से ये कटेगा 5 बार में, 5 को इधर भेज देंगे तो डिस्टेंस कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है उनके घर के बीच, घर से स्कूल के बीच का वो है 5 किलोमीटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में के कोई हल नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक x वाला है और एक y वाला है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये कोई भी मान कब नहीं आता, जब दो रेखा क्या हो, दो रेखा ऐसे समानांतर हो, पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल का मतलब समानांतर, रेखाएं, ठीक है। तो जब ऐसे ज्योमेट्री के अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाते हैं हम, तो अलजेब्रा में क्या होना चाहिए, जो पैरेलल लाइन से उसका इक्वेशन का कंडीशन हमको पता होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन के इक्वेशन का कंडीशन होता है a1/a2 ये b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, तो x के साथ जो लिखा रहता है पहले वाले में वो a1 होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे 1 है वो क्या होगा b1 होगा, और ये क्या हो गया, ये c1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये a2, यहाँ पे ये b2 और ये वाला जो नंबर है पूरा का पूरा c2 हो जाएगा। इक्वेशन में रखते हैं, इन दोनों को लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2k-1, ये किसके बराबर होना चाहिए b1/b2, b1 की जगह क्या लिखा है 1 और नीचे क्या लिखा है k-1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा k-1 जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2k-1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, 3 इंटू के करेंगे 3k, 3 इंटू -1 करेंगे -3 इक्वल्स टू 2k-1 को 1 से करेंगे 2k-1 के बराबर आएगा, 2k को इधर लेके आएंगे तो 2k इसमें आके माइनस होगा, k बचेगा, -3 को इधर ले आओ +3 हो जाएगा, +3 और -1 क्या हो जाएगा 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो क्या होगा 2, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन S1 S2 तथा दो निर्देश व दिए गए हैं, दोनों कथनों S1 तथा S2 को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि उत्तर A B C D में से कौन सा एक तार्किक रूप से निकलता है। तो S1 S2 देखते हैं। सभी पेन चौक हैं तो हम पेन और चौक बना लेते हैं। सभी पेन जो हैं ये क्या है, चौक है, यहाँ लिख देते हैं चौक। फिर सभी कुर्सियां चौक हैं, सभी कुर्सियां भी क्या है, कुर्सी मतलब
चेयर, सारे के सारे चेयर, कुर्सियाँ मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेयर, और पेन और चौक, ठीक है। तो सभी के सभी चेयर भी क्या है, चौक है। अब हमको निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ पेन कुर्सियां हैं, क्या कुछ पेन कुर्सियां हैं, नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पे। कुछ चौक पेन है, क्या कुछ चौक पेन है, हाँ ये देखो पूरा का पूरा चौक है, कुछ चौक पेन तो है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल 2, या तो 1 या तो 2 नहीं, क्योंकि हमको पता है 2 तो सही है, ठीक है, ना तो 1 ना ही 2, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। यहाँ पे हमको फिर से स्क्वायर्स निकालने, तो स्क्वायर निकालने के लिए इस फिगर को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं 2 पार्ट में, एक पार्ट का तो हम पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, ये वाला पीछे वाला पोर्शन है ये बड़े वाले में, ठीक। तो इसमें कितने स्क्वायर थे ये हम निकाले थे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 9, इन तीनों को जोड़े तो कितना आ गया, 14। अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं इस वाले पोर्शन पे, ये वाले पोर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 2 स्क्वायर में बट गया पहले, फिर उसके अंदर भी एक स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर ये दिख रहे हैं, फिर 2 स्क्वायर ये वाले हैं, ये 1 और ये 2, टोटल कितने हो गए वहाँ पे 4, तो इसमें +4 और कर दो तो टोटल कितने हो गए, 18 स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 18 स्क्वायर होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a की वैल्यू 3 + 2√2 है, b की वैल्यू 1/a है, तो a² + b² की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। तो a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू भी हमको दे दी गई है। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे 1/3 + 2√2 करके। अब इसको सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइज करना है, नीचे से रूट वाले नंबर को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 3 - 2√2 से, तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे, 3 - 2√2 से। अब ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 - 2√2। नीचे क्या हो जाएगा, a + b, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a + b, a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b² हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 3 - 2√2 होगा, और नीचे 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 कर देंगे 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2√2/1, यानी कि हमारी वैल्यू यही आ गई, ठीक है। b की वैल्यू भी मिल गई। अब हमको चाहिए a² + b²। a की वैल्यू क्या है, 3 + 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, 3 + 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2√2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 9 प्लस इसका स्क्वायर होगा 8 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, तो 2 तिया होता है 6, 6 × 2 12√2 प्लस इसका स्क्वायर होगा 9 प्लस इसका स्क्वायर होगा 8, फिर ये माइनस में यही नंबर आ जाएगा 12√2, ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 + 9 18, 18 + 16 8 से होता है 24, 34 आ जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 34, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BAO 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये सब हमको दिया हुआ है। वृत्तखंड OADC का क्षेत्रफल, हमको ये वाले वृत्तखंड इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, यानी कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr का स्क्वायर, ठीक है। थीटा हमको पता है क्या, थीटा हमको यहाँ पे नहीं पता कि ये एंगल कितना है, तो इस एंगल को निकालते हैं। सबसे पहले उसको निकालने के लिए हमको B को O से जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड बराबर हो गए हैं ट्राइंगल के, मतलब ये एंगल दोनों आमने सामने वाले बराबर होंगे, तो
तो ये कितना मिल गया हमको, ये मिल जाएगा 25 डिग्री का। वैसे इधर का एंगल ये कितना मिल जाएगा, 35 डिग्री का, क्योंकि ये 35 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों भुजाएं बराबर, तो दोनों एंगल आमने सामने वाले बराबर, ये 35 डिग्री। दोनों को जोड़ोगे तो बी एंगल ABC कितना मिलेगा हमको, एंगल ABC मिल जाएगा 60 डिग्री। कैसे मिला, ये मिला 25 और 35 को जोड़ के, कैसे मिल गया, 25 और 35 को जोड़ के क्या मिल रहा है, 60 डिग्री मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसका डबल होगा ये सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो ये ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होता है कि केंद्र में बनने वाला एंगल जो होता है सर्कल में किसी भी पार्ट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 120 डिग्री का मिल जाएगा। थीटा की जगह क्या रखेंगे, 120, तो 120 बटे 360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। 7 से 7 कटा, 0 से 0, एक बार में, 3 बार में, ठीक है, ये 3 बचा हुआ है, 22 इंटू 7 करेंगे 154 आ जाएगा, और 3 से डिवीजन बचा हुआ है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। 154/3 यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। धन 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, मतलब 10 साल में जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, 10 साल का ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, 10 साल का ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो अमाउंट है, जो टोटल पैसा होगा वो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस, ये तो मूलधन तो प्रिंसिपल है और ये ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जितना भी मूलधन था उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल में डबल हो रहा है, तो 10 साल में अगर ब्याज कितना है मूलधन के बराबर, तो 20 साल में जो ब्याज है, 20 साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 20 साल का ब्याज हो जाएगा 2 गुणित मूलधन के बराबर, मूलधन मतलब प्रिंसिपल के बराबर, 2 इंटू प्रिंसिपल के बराबर। तो जब 2 इंटू प्रिंसिपल के बराबर हमारा इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट हो जाएगा 2p प्लस p यानी कि 3p। तो तिगुना हो गया, यहाँ पे तिगुना कितने साल में हुआ, 20 सालों में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ABCD और E एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहले पढ़ता है वह C को देता है। जो व्यक्ति सबसे पहले पढ़ रहा है वो किसको दे रहा है, समाचार पत्र C को दे रहा है। जो सबसे बाद में पढ़ता है, सबसे लास्ट में जो पढ़ता है, वो उसने A से लिया है। लास्ट में पढ़ने वाला व्यक्ति किससे लेता है, A से लेता है। और E पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं है, मतलब यहाँ पे E नहीं आ सकता। और 5 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग तो हो गए, तो एक ही जगह बचा हुआ है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, E। C किसको दिया, E को, E किसको दिया, A को। आगे देखेंगे B और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं, A यहाँ पे है और अगर यहाँ B यहाँ पे आ जाए तो इनके बीच में 2 व्यक्ति नहीं होंगे, मतलब B यहाँ पे आएगा। अब बचा कौन, D बच गया, तो D यहाँ आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पाठक थे, B ने समाचार पत्र किसको दिया, B ने किसको दिया भाई, C को दिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B ने समाचार पत्र C को दिया। अगला क्वेश्चन बारग्राफ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्या दिया है हमको, खर्च दिया है 1000 करोड़ रुपयों में, ठीक है, 2011 से 2020 तक। उसको भी 2 भागों में दिया हुआ है। पहला भाग कौन सा है, 2011 से 15, 2011 से 15। तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ना, उसको लिख देता हूं मैं, शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन किसको शो कर रहा है, 2011 से लेके 2015 तक का खर्च। और अनशेडेड पोर्शन जिसमें शेडिंग नहीं की गई है, अनशेडेड पोर्शन किसको शो कर रहा है, 2016 से लेके 2020 तक का खर्च। ठीक है, चल अब हमसे पूछा गया है मद Q एवं T 2011-15 में तथा R 16 से लेके 20 में हुआ कुल खर्च। तो पहले Q और T का 11-15 देखते हैं। Q ये है, Q का 11 से लेके 15 के बीच में, 11 से 15 मतलब शेडेड वाला पोर्शन, ये 40। वैसे ही T का भी, Q और T दोनों का शेडेड वाला, ये 25। फिर R का कौन सा, 16 से 20 तक, 16 से 20 कौन सा वाला है, अनशेडेड पोर्शन है। तो 16 से 20 किसका देखना है हमको, R का देखना है। R का
ये वाला पोर्शन अनशेडेड वाला 30 है। तीनों को जोड़ दो, टोटल खर्च बताना है 40 30 70, 70 और 25 यानी कि 95। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मद क्यू पर 2016 से 20 में खर्च पी पर 11 से 15 में खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। क्यू में देखो 16-20 में कितना खर्च हो रहा है, 16 से 20, ये अनशेडेड वाला 55 का खर्च हो रहा है। और पी पर 11 से 15, पी में 11 से 15 में 50,000 करोड़ का खर्च हो रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा गया है। पी से कितना अधिक है, तो पी से ये कितना अधिक है, 5,000 करोड़ अधिक है। तो 5,000 करोड़ अधिक है किससे, पी से। पी में कितना खर्च हो रहा है, 50,000 करोड़ का। प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे एक बार में, 10 बार में, ये कट जाएगा 10 से 10%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% अधिक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सभी मदों पर 2016-2020 में हुई कुल खर्चा 1000 करोड़ में 2011-15 में हुए कुल खर्च से अधिक या कम कितने हैं। तो हमको कंपेयर करना है 16-20 को किससे करना है, 11-15 से। ठीक है, तो 16-20 को कंपेयर करते हैं। यहाँ 16-20 जो है इससे 5,000 करोड़ कम है, तो यहाँ पे कितना है, -5,000 करोड़ है। ठीक है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसको, 16 से 20 वाले को। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 11 से 15। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 15,000 करोड़ ज़्यादा है। 40 में 15 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसको, अनशेडेड वाले को, तो ये कम है। कितना कम है, तो 20 कम है, इसलिए -20 कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी कम है, 53 और 35, कितना कम हो जाएगा, माइनस करेंगे 53, 18 का अंतर है, -18 का। ठीक है, -18। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 25 से 15 ज़्यादा है, तो ये +15। तो टोटल कितने का अंतर आ गया, सबको जोड़ दो, -5 +15 -20 -18 और +15 सबको जोड़ेंगे तो ये +15 +15 30 और -20 10 बचा। तो -5 -18 और +10, इन दोनों को काटेंगे तो -8 और -5 और -8 बचेगा, यानी कि -13। तो 13 कम है, 13,000 करोड़ कम है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 13,000 करोड़ कम है। कम कैसे पता चला, ये जो साइन दिख रहा है ना माइनस का, इससे पता चला कि वो कम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष हैं। अब देखो, अधिकतर गिटार वादक, जो गिटार वादक हैं अधिकतर, वो क्या है, दाढ़ी वाले पुरुष। तो एक को ले लेते हैं हम, गिटार वादक। ठीक है, और दूसरे को क्या लेंगे, दाढ़ी वाले पुरुष। ये कुछ है जो दोनों में कॉमन है। अब हमको बोला जा रहा है यदि ए सभी पुरुष के समूह को निरूपित करता है, ए सभी पुरुष को। अब देखो, गिटार वादक पुरुष थे, गिटार वादक पुरुष, वैसे ये दाढ़ी वाले पुरुष हैं। तो जो पुरुष वाला श्रेणी होगा वो इससे बड़ा बनेगा, तो उसको इसके ऊपर बना देते हैं। और इसको किससे दिखा रहा है, ए से। ए किसको दिखाया जा रहा है, पुरुषों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे ऑप्शन में आ गया है, कौन सा है, ए वाला है। लेकिन अभी देख लेते हैं बी और सी उसी को बोल रहा है कि नहीं। बी क्या है, दाढ़ी वाले, ये क्या है, बी दाढ़ी वाले पुरुष, और गिटार वादक क्या है, सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या जिससे 594 में जोड़ने पर योगपूर्ण वर्ग बन जाता है। 594 के पास के वर्ग कौन से हैं, एक तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ये तो इससे छोटा है। दूसरा 25 का स्क्वायर होता है 625 बड़ा है उससे। तो 625 बनाना है हमको, किसको बनाना है, 594 को। तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस करके निकाल लो, 1 और 3, तो 31 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, श्रेणी 24, 21, 18 एक हमारे पास सीरीज है, इसके कितने पदों का योग 78 होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम दिया गया है। यहाँ 5, 7, 4, 6 दिया है, यहाँ 12, 14, 13 और 10 दिया हुआ है। तो हम
ये 4 वाले नंबर को देख के या 6 वाले नंबर को या 7 या 5 वाले नंबर को देख के हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम 5 टर्म्स को जोड़ेंगे तो पता चल सकता है कि 78 आएगा कि नहीं। तो हम सीरीज को लिखते हैं, तो सीरीज हमारा जो है वो है 24, 21, 18 के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है -3, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -3, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए -3 होना चाहिए, तो ये 15 होना चाहिए। ऐसे ये सीरीज चलते रहेगी। इन सभी को जोड़ना है, जोड़ के देख लो यहाँ पे। अब मेरे दिमाग में कैसा है, जोड़ के देखें, ये एपी के फॉर्मूले से भी बनेगा, लेकिन एपी के फॉर्मूले से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही मेरे दिमाग में इनका लगभग जोड़ना हो गया था, तो 60 के आसपास का आंसर आ रहा था, तो मैं इसको जोड़ लिया, 60 आया। अगला एक और नंबर जोड़ूंगा तो 70 के आसपास आएगा। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। इनको जोड़ना है, तो इसमें से 2 मैं इसको दे दिया, ये 22 हो गया, ये 20। 22 और 20 को जोड़ोगे 42 होगा, 42 में 20 जोड़ोगे तो 62 होगा, उसमें एक और जोड़ोगे 63 होगा, 63 में 15 जोड़ दोगे तो 78 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। 4 पदों को 1, 2, 3 और 4 पदों को जोड़ के क्या आ रहा है, 78। अब इसको बनाने का सही तरीका, जो लंबा तरीका है, वो है एपी का फॉर्मूला लगाना। कौन सा? सम ऑफ एपी लगाना। वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। देखते देखते ही हमारा आंसर आ गया 4, तो उसको लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ 13, 14, 12, 10 सब अलग अलग नंबर है, मतलब 4 के साथ वाला 13 ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी क्यू आर एस टी और यू, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाएंगे समझते हुए। तो P है, Q है, R है, S, T और U, 6 स्थान है हमारे पास, जिसमें से Q और T ऐतिहासिक नहीं है। Q और T ये दोनों ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है, Q भी ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक का मतलब हिस्टोरिकल नहीं है, दोनों के दोनों हिस्टोरिकल नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा है P और Q एक जैसे नहीं है। P किसके जैसा नहीं है? P Q के जैसा नहीं है, और Q किसके जैसा नहीं है? P के जैसा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसी से क्वेश्चन बनेगा। P कोई हिल स्टेशन नहीं है। P क्या नहीं है? P कोई हिल स्टेशन नहीं है। हिल स्टेशन P क्या नहीं है? हिल स्टेशन नहीं है। फिर उसके बाद S कोई धार्मिक स्थान नहीं है। S कोई धार्मिक स्थान नहीं है, ये वाला धार्मिक स्थान नहीं है। फिर P और S ऐतिहासिक स्थान नहीं है। P और S ऐतिहासिक नहीं है। P भी ऐतिहासिक नहीं है, ये भी ऐतिहासिक नहीं है, और S भी ऐतिहासिक नहीं है, ये भी ऐतिहासिक नहीं है। ठीक, अब हमसे पूछा गया कौन से 2 स्थान धार्मिक स्थान है। कौन से 2 स्थान है जो धार्मिक स्थान है? ऑप्शन को देखते हैं। P और Q, क्वेश्चन में हमको पहले ही बोल दिया गया कि P और Q एक जैसे नहीं है। तो P और Q एक जैसे नहीं है, तो ये एक जैसे धार्मिक स्थान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, दोनों धार्मिक स्थान नहीं हो सकते। T और U के बारे में यहाँ पे हमको कुछ भी देख के समझ में नहीं आ रहा कि T धार्मिक स्थान हो सकता है क्या? हो सकता है। U धार्मिक स्थान हो सकता है क्या? हो सकता है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। R और S को देखते हैं। R और S को अगर हम देखें, R के बारे में कुछ है क्या? नहीं। S के बारे में है। S के बारे में बोला गया है कि S जो है वो धार्मिक स्थान नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब एक बच रहा है हमारे पास Q और U। Q के बारे में क्या बोला है? Q ऐतिहासिक नहीं है और P के जैसा नहीं है। ठीक है, धार्मिक के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं। बहुत लंबा लॉजिक लगेगा, आराम से देखेंगे। P हिल स्टेशन नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, और हमारे पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3। हिल स्टेशन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों का। तो 3 में से 2 ये नहीं है, तो ये P क्या होगा फिर? अगर वो ना हिल स्टेशन है ना वो ऐतिहासिक स्थल है, तो P क्या हो गया? धार्मिक स्थल हो गया। ठीक है, धार्मिक स्थान हो गया P। अब P धार्मिक स्थान है तो Q धार्मिक स्थान होगा क्या? Q धार्मिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Q धार्मिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है P और Q एक जैसे नहीं है।
तो इसका मतलब Q धार्मिक स्थान नहीं है, तो Q भी धार्मिक स्थान नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, T और U। तो ऑप्शन बी, T और U इसका करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, ABC की शून्य रहित, ABC सभी शून्य रहित है और A प्लस बी प्लस सी 0 है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको देख के डर लगने लगता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नीचे BC, CA और AB है। तो इसको जैसे ये चीज मेरे दिमाग में जाती, अपने आप मेरे को पता चल जाता है प्रैक्टिस की वजह से कि वहां A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब बनेगा। तो पहले मैं आइडेंटिटी बता देता हूं आप लोग को कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो हमको कंडीशन दिया हुआ है A प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, कभी भी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारे पास क्या रहेगा, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये हमको याद रखना है। ये कब होता है ऐसा, ये तभी होता है जब A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलो, और हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है A प्लस बी प्लस सी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो BC, CA और AB तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर होगा AB और C। अब इसको ABC बनाना है तो नीचे A से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी A से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया A क्यूब। ये क्या बनेगा, इसमें C और A है तो C और A है तो इसमें B नहीं है, तो प्लस इसमें B मल्टीप्लाई करेंगे तो B क्यूब होगा। वैसे ये क्या हो जाएगा, C का क्यूब। मल्टीप्लाई करने पर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू क्या है, 3ABC। इसको रख दो, यहाँ पे रखोगे तो 3 इंटू ABC और नीचे क्या है ABC। काटो ABC से ABC, क्या आ गया 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या 45, 75 और 135 है। ठीक है, उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी। हमको ये बताना है, ये सारे प्रतिभागियों को हमको रखना है कमरों में। ठीक है, और हमको कितने कमरे लगेंगे, यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तथा भाषा समान हो। संख्या और भाषा दोनों ही बराबर होने चाहिए हर कमरे में। ठीक है, चलो, इसका मतलब हमको क्या करना है, ये जो 45, 75 और 135 लोग हैं, इनको कमरों में रखना है और सभी में बराबर नंबर होने चाहिए। किसके, प्रतिभागियों के। तो HCF निकालना है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, HCF किसका किसका, 45 का, 75 का और 135 का। तो ये HCF क्या होगा, ये HCF होगा कि एक कमरे में कितने लोगों को रखा जा रहा है, कितने प्रतिभागियों को रख रहे हैं। ठीक है, एक कमरे में कितने प्रतिभागियों को रखा जा रहा है, तो एक कमरे में कितने प्रतिभागियों को रखा जाएगा, इनका HCF निकालेंगे। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबको डिवाइड करे। तो दिमाग में क्या आ रहा है, 15 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। 15 से बड़ा अगर कोई नंबर ले लें, 30 लेंगे तो 30 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 15 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, उससे तीनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारा HCF क्या हो गया, 15। तो 15 प्रतिभागी हो गए एक कमरे में, 15 प्रतिभागी हो गए एक कमरे में। तो यहाँ कितने कमरे लगेंगे इनके लिए, 15 तिया मतलब 3 कमरे लगेंगे, 45 प्लस इनके लिए कितने कमरे लगेंगे, 15 इंटू 5 यानी कि 5 कमरे लगेंगे, प्लस इनके लिए 9 कमरे लगेंगे। सबको जोड़ दो, 5 3 8, 8 और 9 17 कमरे लगेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 कमरे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सोहन किधर चल रहा है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। अपने स्थान से पूर्व 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ से दाईं ओर जब मुड़ेगा तो ये नीचे जाएगा, कितना जाएगा, 15 किलोमीटर चल रहा है, नीचे की ओर 15 किलोमीटर चलता है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर। मतलब इसी लाइन में वो वापस आ गया है। फिर वो बाईं ओर मुड़ रहा है, यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ के कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर। तो ये कितना था, 15, तो ये भी 15 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल अपने ओरिजिनल पोजीशन से ये कितना नीचे आ गया, 15 प्लस 20 यानी कि 35 किलोमीटर दक्षिण में आ गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है, यदि ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं जिसका केंद्र O है तथा AOB 90 डिग्री है, BOC 120 डिग्री है, तब ABC बराबर है। ABC को बताना है हमको कितना है। तो यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं, एक ये बना लिए एक सर्कल। ठीक है, हमको बोला गया है AOB ये कितना है, 90 डिग्री। तो
केंद्र में हो गया सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये अगर ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये O है ये B है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, दोनों त्रिज्या त्रिज्या रेडियस रेडियस बराबर है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो इसको हटा दोगे 180 में से तो 90 बच रहा है, 90 को दोनों एंगल में बराबर बराबर बांटना है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आगे चलते हैं, BOC 120 डिग्री, BOC ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री है, BOC। अब हमसे बोला गया है एंगल निकालना है हमको, कौन सा, ABC, ABC ये पूरा एंगल निकालना है। तो इस छोटे एंगल को भी निकाल लेते हैं पहले। इस छोटे एंगल को निकालने के लिए 120 को घटाएंगे 180 में, 180 में 120 गया तो 60 बचा, 60 को दोनों जगह बराबर बराबर बांटेंगे। इसको मतलब ये 30 डिग्री है और ये भी कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री और ऊपर वाला 45 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, हमको बताना है 4 पैसे जो है, 4 पैसे 1 रुपए, 1 रुपए को भी पैसे, ये तो पैसे हो गए, तो 1 रुपए में भी 100 पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कितने प्रतिशत है, इनको 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कटा, ये आ जाएगा 4%। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4%। ठीक है, PQRST और U 6 व्यक्ति हैं। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, PQRST U 6 व्यक्ति हैं, लिख लेते हैं इनको लाइन से, P है, Q है, R है, S, T और U, ये कितने व्यक्ति हो गए 6, जिसमें से Q, R और T ये क्या है, महिला है, Q हो गई महिला, R हो गई महिला। रीजनिंग में हम कैसे इसको सॉल्व करते थे, महिलाओं को सर्कल से बना देते थे, Q, R और T ये तीनों क्या है, महिलाएं हैं, और शेष पुरुष है, मतलब P पुरुष है, S भी पुरुष है और U भी पुरुष है। P, Q, R और T सभी शाकाहारी हैं, P, Q, R, T ये सब क्या है, वेज है, वेज शाकाहारी है। उसके बाद जो बचे हैं तथा अन्य मांसाहारी हैं, तो कौन बच गया, S बच गया, वो नॉन वेज खाता है, U ये भी नॉन वेज खाता है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है केवल Q, T और U को तैराकी आती है, किसको किसको, Q को स्विमिंग आती है, T को ये भी स्विमिंग करता है, और Q, T और U ये भी स्विमिंग करता है, स्विमिंग कर रहा है मतलब तैराकी आती है। फिर उसके बाद बोल रहा है वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता। तो पहले तो मांसाहारी पुरुष देखो, ये पुरुष है मांसाहारी है, ठीक है, ये भी पुरुष है और ये भी मांसाहारी है। तो हमको बताना है मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता, तो ये तो तैराकी जानता है, ये वाला नहीं जानता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये S, ये तैराकी नहीं जानता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों आरोहित क्रमित संख्याओं की श्रृंखला है, 2 आरोही क्रमों की श्रृंखला है हमारे पास, कि कौन से पद का मान समान होगा, कौन सा पद समान होगा। तो ये क्या है, आरोही क्रम यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों का कोई nth टर्म है जो बराबर है, तो इसका an निकालते हैं। तो इसका an जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। इसका an निकालेंगे, a की जगह पे क्या आ जाएगा 63, पहला पद इसका 63 है, प्लस n-1, n तो हमको नहीं पता, -1 करेंगे, और इसमें डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस +2 का है, 2 जुड़ते जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 2 का। वैसे ही ये जो nवां पद दूसरी श्रृंखला का है वो भी बराबर है, तो उसमें भी a की जगह क्या आएगा, उसमें a की जगह आ जाएगा 3, क्योंकि इसमें a की जगह पे 3 है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो +7 का आ रहा है, तो n-1 इंटू 7 हो रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या है, यानी कि वो कौन सा पद है जो दोनों में बराबर है। ये 3 को इधर ला के इससे माइनस करते हैं, ये 60 हो जाएगा। ये n-1 इंटू 2 को इधर ले आते हैं, तो इधर क्या होगा, n-1 इंटू 7 है, तो n-1 कॉमन निकलेगा, और 7 - 2 यानी कि ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। तो 60
बटे 5 इक्वल्स टू n-1। ये 5 आया, उसको मैं इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा 12। ये -1 इधर चला जाएगा तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 13। तो कौन से नंबर का पद होगा, 13वें नंबर का पद होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में पति पत्नी, उनके 3 बेटे 2 बेटियों और तीनों बेटे की 3 पत्नियां हैं। परिवार में महिलाओं की संख्या बतानी है। परिवार में महिलाओं की संख्या, एक परिवार में एक हस्बैंड यानी कि एक पति और उसकी पत्नी। ठीक है, पति पत्नी हो गई, यहाँ पे ये महिला हो गई एक। फिर उनके 3 बेटे, तो इनके कितने बेटे, 3 बेटे हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों की क्या है, एक एक पत्नियां हैं। तीनों की एक एक पत्नी, इसकी भी, दूसरे की भी पत्नी और तीसरे की भी पत्नी। कितनी महिलाएं हो गई, अब ये 3 महिलाएं यहाँ पे हो गई, एक पहले से थी, टोटल 4 हो गई। और परिवार में कितनी बेटियां हैं, 2 बेटियां भी हैं, 2 बेटियां भी हैं। तो ये 3 तो बेटे हो गए और एक बेटी और फिर एक और बेटी, 2 बेटियां भी हैं। तो कितनी महिलाएं हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 महिलाएं हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 246 और 2, इनमें कुछ ऐसा रिलेशन है कि 6 आ जाएगा। वैसे 870 और 3 में कुछ ऐसा रिलेशन है कि 11 आएगा। 735 और 5 में भी वही रिलेशन है, उसकी वैल्यू बतानी कि क्या आएगी। तो इसमें जो रिलेशन है इसको 2 से भाग देना है। 246 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। यहाँ पे 2 लिखा है तो आंसर क्या आएगा, 123। अब जो आंसर है उसके हर एक डिजिट को जोड़ो, 1 + 2 + 3 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 6। 3 2 5 और 1 6। वैसे ही 870 दिया है तो 870 को किससे डिवाइड करना है हमको, 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 7 9 बार में जाएगा और 0। अब यहाँ पे 2 + 9 + 0 करोगे तो आ जाएगा 11। सही बैठ गया लॉजिक हमारा। पहले उस नंबर से डिवाइड करना है, फिर जितने भी डिजिट्स आएंगे सबको जोड़ देना। 735 को 5 से डिवाइड करो। 735 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 2 बचा, 4 बार में, फिर 3 बचा, 7 बार में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 + 4 + 7 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 4 5 5 7 12। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ये वाला आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी 12 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु यानी कि कोन, उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है। कोन बना देते हैं। ये कोन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई जो है ये 8.4 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, ये 2.1 सेंटीमीटर है। फिर इसको पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। इसको पिघला के एक गोला बना दे रहे हैं। इससे क्या बन रहा है, गोला। इस गोले का हमको रेडियस पूछा है कितना होगा। तो गोले का रेडियस कितना होगा वो कैलकुलेशन करने के लिए हमको दोनों का वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि आयतन दोनों का बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² × h, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा 4/3 πr³। इसको बड़ा आर ले लेते हैं, दोनों आर को सेम नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आर रखते हैं। ठीक, 3 से 3 काट देते हैं पहले, पाई से पाई काट देते हैं। क्या बच रहा है, यहाँ पे r² और यहाँ पे r³। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2.1 × 2.1 × हाइट कितनी है 8.4 इक्वल्स टू इधर क्या है 4 × r³। 4 से इसको काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2.1। अब देखो 2.1 2.1 2.1 2.1 का क्यूब हो गया, r का क्यूब चाहिए था। तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमको r की वैल्यू मिल जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। तो ये जो गोला बना है, ये जो स्फीयर बना है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है। देखो एक संख्या ऐसी है जो 36 से उतनी ही बड़ी है जितनी 86 से छोटी है। तो दोनों का डिफरेंस निकालो, 86 में 36 माइनस करो, 50 का अंतर आ रहा है दोनों में। तो या तो 36 में इसका आधा करोगे, 50 का आधा होगा 25।
तो या तो 36 में 25 जोड़ दो या तो 86 में 25 घटा दो। ठीक है, तो 36 में मैं 25 जोड़ देता हूँ, तो ये 11 और एक इधर आ जाएगा, 3 6 61। तो 61 एक ऐसा नंबर होगा जो 36 से 25 बड़ा है और 86 से 25 छोटा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 61। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला PRS TWY XBE BGK, फिर यहाँ पे एक कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो कि लुप्त हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको बताना है। देखते हैं, P कौन से प्लेस में आता है? PRS TWY XBE BGK, रिलेशन निकालते हैं। पहले P को देखते हैं, P कौन से प्लेस में आता है? POP 16वें नंबर पे आता है, 16। R कौन से प्लेस में आता है? QR, ये 18 पे आता है, 18 पे आता है। और S कौन से प्लेस में आता है? 19, ये 20। W आता है 23, W आता है 23वें स्थान पर, और Y आता है 25वें स्थान पर। X आता है 24वें स्थान पर, B आता है दूसरे स्थान पर, E आता है 5वें स्थान पर, B दूसरे, G 7वें और K आता है 11वें स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 16 से 20, 20 से 24 प्लस 4, फिर यहाँ पे इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं 2। तो 16 से 20, 20 से 24, 24 से 4 जोड़ेंगे तो 28 आता है। 4 जोड़ नहीं सकते, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 और आगे जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ +4 तो दिख रहा है मेरे को, +4 +4 +4। तो अगला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में +4 करेंगे तो 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 6वें प्लेस पे कौन सा लेटर आता है? 6वें प्लेस पे आता है F। तो यहाँ पे क्या आ गया? F। बीच वाले को देखो, ये 18 है, ये 23 है, ये 2 है, ये 7 है। 18 23 2 और 7, ये 11 को ऊपर लिख देते हैं। ये क्या है? 11वें प्लेस पे। 18 से 23 जाने के लिए +5 किए, 23 से 2 आने के लिए +5 कर रहे हैं। कैसे? पहले 3 जोड़ दो तो 26 आ जाएगा, फिर 2 और जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26 के बाद 0 1 2, 26वां क्या होता है? 0 लेटर होता है, 1 से पहले वाला। तो इसमें फिर 5 जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो सही मिल गया। तो अब 7 में जब 5 जोड़ोगे +5 करोगे, 7 5 होता है 12। 12वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? 12वें नंबर पे आता है L। 12वें नंबर पे आता है L। क्या ऑप्शन बना? FLP FLQ, दो ऑप्शन दिए हुए, मतलब लास्ट वाले लेटर को भी हमको देखना पड़ेगा। ये 19 है, ये 25 है। 19 और 25 में 6 का अंतर है, तो 19 और 25 इन दोनों में 6 का अंतर। 25 और 5, 25 में 1 जोड़ोगे तो 26, 26 में 5 जोड़ोगे, मतलब फिर से 6 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे 5 में फिर 6 जोड़ा, 11 आया। तो 11 में 6 जोड़ के क्या आएगा? 11 में अगर हम 6 जोड़ दें तो आ जाता है 17, और 17वें प्लेस में कौन सा लेटर आता है? Q। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? FLQ। FLQ हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, P और Q वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, R और P बेसबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, S और Q वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं, R S T बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं। इसमें से कौन सा खिलाड़ी 4 खेलों में अच्छा है? हमको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो चारों गेम्स अच्छे से खेलता है। तो सबसे पहले सारे प्लेयर्स लिख लेते हैं, P Q R S R और S। 4 प्लेयर दिख रहे हैं मेरे को। P और Q वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? वॉलीबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, फिर R और P बेसबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। R बेसबॉल और हॉकी खेलता है, और P भी बेसबॉल, हॉकी तो पहले से लिखा तो इसमें बेसबॉल और जोड़ देते हैं। उसके बाद ये यहां तक हो गया R और P। S और Q वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। S और Q ये क्या खेल रहे हैं? वॉलीबॉल और क्रिकेट। तो यहाँ पे वॉलीबॉल जोड़ देते हैं और क्रिकेट जोड़ देते हैं S और Q में। Q में भी वॉलीबॉल तो जुड़ा हुआ है, क्रिकेट जोड़ देते हैं।
अब RST बेसबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। RST बेसबॉल जुड़ा है, इसमें फुटबॉल जोड़ दो, बेसबॉल और फुटबॉल। S ये भी क्या कर रहा है, बेसबॉल और फुटबॉल भी खेल रहा है। और T बेसबॉल और फुटबॉल, T भी है, एक और प्लेयर है हमारे पास, ये फुटबॉल बस खेल रहा है, क्योंकि टी के बारे में हमको सिर्फ एक ही बार बोला गया है कि वो बेसबॉल और फुटबॉल और बेसबॉल। अब ऐसा कौन सा प्लेयर है जो सारे गेम्स खेल रहा है, तो हमको देखने पे दिख रहा है कि एस क्या कर रहा है, चारों गेम्स खेल रहा है, तो एस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हमको क्या करना है, वर्ग के भुजा को 25% बढ़ा देना। सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 यानी कि 1/4। 25% मतलब 25/100 तो 1/4। तो हमारे पास एक वर्ग था, मान लेते हैं इसकी भुजा पहले 4 थी, बाद में हम इसको थोड़ा बड़ा बना दिए तो इसकी भुजा 5 कर दिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना था, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में रहा होगा तो ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कर दिए, वहाँ 4 का स्क्वायर कर दिए। दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अंतर है, एरिया का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 25 - 16। और पहले कितना था, पहले 16 था, और इसको परसेंट में बताना है तो इंटू 100 कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/16 इंटू 100। अब 16 से जब 100 को काटते हैं तो 6.25 आता है, 9 इंटू 6.25 करेंगे तो 9 × 5 = 45, 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 45, 4 इधर आ गया, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 इधर आ गया, 9 छक्के 54 और 2 56, और यहाँ पे 1 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, तो 56.25%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, √2 क्यूब रूट ऑफ 3 फोर्थ रूट ऑफ 4, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें से अगर हम ध्यान दें, ये स्क्वायर रूट है और ये फोर्थ रूट है। ये जो फोर्थ रूट लिखा है ना, 4 के ऊपर पावर 1/4, अगर इसको हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 का स्क्वायर का पावर 1/4। अब ये पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होगा, 2 के पावर में 2 इंटू 1/4, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये कितना आ रहा है, 2 के पावर में 1/2। अब ये नंबर और पहला नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 के पावर में 1/4, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ये दो तो बराबर हो गए। इसका मतलब हम इन दोनों को बस कंपेयर कर लेते हैं, इनमें जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, √2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में। तो √2 और क्यूब रूट ऑफ 3 को देखते हैं, तो वो √2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर में 1/2, और क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होता है 3 के पावर में 1/3। दोनों के पावर को बराबर बेस बनाना है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6। अब इसको 6 बनाना है तो इसमें क्या कर रहे हो, 3 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से गुणा करोगे। इसको 6 बनाना है, नीचे 2 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से गुणा करोगे। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 2 के पावर में 3/6, और ये बन जाएगा 3 के पावर में 2/6। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 2 के पावर में 3 को अंदर लिख देते हैं और 1/6 को ऊपर ही रखते हैं। वैसे ही 3 के पावर में 2 पहले कर देते हैं और 1/6 को ऊपर रखते हैं। 2 का क्यूब होता है 8 का पावर 1/6, और ये क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 के पावर में 1/6। अब दोनों में पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस को देखोगे तो ये 9 वाला नंबर बड़ा है। अब 9 कहाँ से आया था, ये क्यूब रूट ऑफ 3 था। कहाँ था, क्यूब रूट ऑफ 3 यहाँ से आया, तो क्यूब रूट ऑफ 3 सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट ये दोनों तो बराबर हैं। ये दोनों क्या है, बराबर है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 + 6। यहाँ पे क्या करना है हमको, ये जो सिंबल्स हैं इनको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 18 + 6, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 18 × 6 मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर -4 लिखा है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है भाग देना, यानी कि बटे
4, फिर लिखा है इंटू 2, इंटू मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या है +2, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड का अर्थ क्या है -3। ठीक है, तो 2 से इसको काटते हैं 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 2 से इसको काट देंगे 9 बार में, तो ये आ जाएगा 27, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1, 27 - 1 यानी कि 26। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 + 6 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 26। जब ये ऑपरेशंस को चेंज करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आप एक शोध प्रयोगशाला में कार्यरत हैं। आपके अधीनस्थ में से एक ने अपने दम पर कुछ अच्छा कार्य किया है और यह कार्य प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम सभी आंकड़े लेकर अपने नाम से प्रकाशित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दूसरा, अधीनस्थ से लेखक में अपना नाम भी जोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो उसका अकेले का काम है तो वो अकेले अपने नाम से पब्लिश कराएगा। अपने अधीनस्थ को बताएंगे कि जब तक आपको सहलेखक नहीं बनाया जा सकता आप उसे पेपर प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे, गलत बात है ये। तो अधीनस्थ को अपने दम पर पेपर प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेपर अपने दम पे बनाया है, तो अपने दम पे वो क्या करेगा? पेपर पब्लिश करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला, यदि x - 1 क्या है? इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है तो k का मान क्या है? अभी एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें z-3 वाला क्वेश्चन था, इसमें x - 1 है, तो हमको क्या करना है? कभी भी कोई फैक्टर दिया रहेगा, यहाँ x - 1 को बोल रहा है तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे। x की वैल्यू इधर माइनस से इधर आएगा तो +1, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? +1, इसमें पुट कर देंगे 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि x - 1 उसका फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब देखो, ये हो गया 4 + 3 - 4 प्लस k, इसकी वैल्यू हो गई 0, -4 + 4 कटेगा, +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी -3। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर उसका कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। इसका आधा करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई मतलब हाइट कितनी हो गई है? 8 सेंटीमीटर। तो इस तांबे की वायर को और लंबा खींच के बना रहे हैं, लंबा वायर बना रहे हैं, 18 मीटर लंबा वायर बना दे रहे हैं। 18 मीटर मतलब कि 1800 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ मीटर को ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मोटाई का तार बना रहे हैं तो उसकी मोटाई बतानी है, मतलब उसकी त्रिज्या बतानी है, चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी है? चौड़ाई बतानी है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक गलती हो सकती है। पहले वो उसकी चौड़ाई बताया कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर उसका व्यास बताया था, बाद में उसकी पूरी मोटाई पूछ रहा है तो हमको व्यास निकालना पड़ेगा। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 1/15, 1/30, 1/10, 1/20, दोनों एक दूसरे के डबल वाले नंबर है, तो ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो जब तार को ऐसे खींच के बनाया जाता है तो वॉल्यूम उसका सेम रहता है, भले उसका थिकनेस कम हो रहा है तो लंबाई बढ़ रही है, तो हमको दोनों ही तारों की वॉल्यूम को बराबर करना है। तो ये सिलेंडर के शेप में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई × r² × h। ये पहले का है, बाद में पाई × बड़ा R² × बड़ा वाला h। तो यहाँ पाई से तो पाई कट जाएगा। पहले उसका रेडियस कितना है? पहले उसका रेडियस है 0.5 × 0.5, और उसकी हाइट कितनी है पहले, यानी कि लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बाद में उसका रेडियस हमको निकालना है, तो रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है उसकी हाइट, लंबाई हो गई 1800। अभी 1800 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बचा r² और इधर 0.5 × 0.5 × 8/1800। ये 8 से 1800 कटेगा, ये एक बार में, ये कितने बार में कटेगा? 8, 2 बार में 16, 2 बचेगा 20, फिर 2 बार में 16, फिर 4 बचेगा, 5 बार में 225। तो r² की वैल्यू क्या मिल रही है हमको मिल रही है r² की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर सबका खत्म कर देंगे हम, तो रेडियस की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0.5/15।
पॉइंट हटा तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 5 से काटोगे एक बार में 30 बार में, तो रेडियस की वैल्यू क्या मिल गई 1/30। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा है, हमसे उसकी मोटाई पूछा है। मोटाई पूछा है मतलब डायमीटर पूछा है, तो इसको डबल करोगे 2 × 1/30 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/15। तो डायमीटर आ गया 1/15। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब यही बहुत सारे लोगों का आंसर भी गलत हुआ होगा, तो इसको ध्यान से बनाना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है कि P Q की माँ है। P जो है माँ है किसकी, Q की, ठीक है। R P का बेटा है। R किसका बेटा है, P का बेटा है। R बेटा बना देते हैं, डब्बे के अंदर बना दिए बेटा है तो। फिर S T का भाई है। S किसका भाई है, T का भाई, इनसे रिलेटेड नहीं है अभी, तो S T का भाई है, ठीक है। T Q की बेटी है। T किसकी बेटी है, Q की बेटी है, और S इसका भाई था तो वो भी बना देते हैं। अब हमसे पूछा गया है तब S की दादी है। S की दादी कौन हो गई। अब हमको यहाँ पे Q का जेंडर पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन ऑप्शन में ऐसा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये भी क्या होगा, लड़का होगा। तो S की दादी कौन है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ऐसा नहीं है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से एक चूज करना ही है हमको। तो S की दादी कौन हो जाएगी, P हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि S के पिता की माँ दादी होगी तो P हो जाएगी उसकी दादी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक श्रोता विषय के बजाय वक्ता की दिखावट और प्रस्तुति शैली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विषय पर ध्यान नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो किस पे, प्रस्तुति प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहा है, और दिखावट कि वो कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस पे ध्यान दे रहा है। इस मामले में सुनने में बाधा है। सुनने में कौन सी चीज बाधा कर रही है, निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष पर ले आ गया क्या, वो नहीं आया। विषय के बारे में पहले से निर्णय लेना, पहले से निर्णय लिया है क्या, विषय के बारे में नहीं लिया है। केवल तथ्य एकत्र करना, तथ्य एकत्र कर रहा है क्या, नहीं, वो तो तथ्य एकत्र नहीं कर रहा, वो दिखावट और प्रस्तुति पे ध्यान दे रहा है, मतलब उसका फोकस गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलाता है। अब ये 20 किलोमीटर यदि 2 घंटे में चला रहा है, नाव के धारा के अनुकूल मतलब जिधर स्ट्रीम बह रही है उसी तरफ चल रहा है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। ये कौन सा है, ये डाउन स्ट्रीम है, धारा के अनुकूल। डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुकूल, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है हमको, आगे बोला गया है तथा धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल में क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर चल पा रहा है 2 घंटे में। तो जब प्रतिकूल चलता है यानी कि अपस्ट्रीम चलता है, तो यहाँ पे 2 घंटे में कितना चल रहा है, वो 4 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चल रहा होगा, 2 किलोमीटर चल रहा होगा, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई। हमको बताना है कि उसकी स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो स्थिर जल में मान लो नाव की चाल x थी, तो x + y, जब डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो 10 की स्पीड से चल रहा है, वैसे ही जब डाउन अपस्ट्रीम चल रहा है तो नाव की स्पीड x थी लेकिन धारा की स्पीड -y, उल्टे डायरेक्शन में आएगी। इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या होगा 2x और ये कितना हो जाएगा 12। 2x की वैल्यू 12 है, 2 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। x को क्या माने हैं हम, बोट की स्पीड, बोट की स्पीड है, y किसकी स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम यानी कि बहाव की स्पीड। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच श्रृंखला में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 4 बार हराया, ठीक है। सारे के सारे टीम को लिख लेते हैं और कौन कितने बार हारा है वो देख लेते हैं, क्योंकि सर्वाधिक बार हारने वाला देश पूछा गया है। तो कौन कौन सी टीम है हमारे पास, एक क्रिकेट मैच श्रृंखला में वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड को 4 बार हराया है। ये कितने बार हार चुके हैं, 4 बार हार चुकी है। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 बार हराया, भारत भी न्यूजीलैंड को 3 बार हरा चुकी है, तो भारत को अलग से लिख लेते हैं, इंडिया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 3 बार हराया, वेस्ट इंडीज को 3 बार कौन हराता है, ऑस्ट्रेलिया हराता है,
ठीक है। फिर वेस्ट इंडीज ने भारत को सिर्फ एक बार हराया। वेस्ट इंडीज किसको? भारत को एक बार हरा रही है। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी एक बार हराया। सबसे ज्यादा बार कौन हारा है? 7 बार हारे हैं ये लोग। कौन? न्यूजीलैंड वाले। तो सबसे ज्यादा हारने वाली टीम कौन सी है यहाँ पे? न्यूजीलैंड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संचार प्रक्रिया में जानबूझकर सूचना में हेर फेर कहलाता है। अगर संचार प्रक्रिया चल रही है उसमें जानबूझकर हम हेर फेर कर रहे हैं, मतलब कुछ चीजें छान के बता रहे हैं, सभी चीजों को नहीं बता रहे। जो काम की चीज है वो बता रहे हैं और जो काम की चीज है उसको नहीं बता रहे हैं, तो हम छनन कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिल्टर। अब यहाँ पे डेविएशन था, यहाँ पे फिल्टरिंग था, और यहाँ पे क्या था? डेविएशन था, डेविएंस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि डेविएंस होगा या फिल्टरिंग होगा। डेविएंस मतलब भटक जाना, अपने रास्ते से दूर चले जाना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, छनन यानी कि फिल्टरिंग। ठीक है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। अब इस आकृति में हमको त्रिभुज गिनने हैं, कितने सारे हैं। तो गिनते हैं पहले छोटे छोटे त्रिभुज कितने सारे हैं। छोटे छोटे को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो यहाँ पे कितने मिल गए हमको? 10। अब दो दो को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 जो ट्रायंगल नंबर 2 है प्लस जो ट्रायंगल नंबर 3 है उसको जोड़ोगे तो एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 बन गया। फिर 3 और 4 को जोड़ो, 3 प्लस 4 को जोड़ के 1 बन गया। वैसे ही 8 और 9 को जोड़ के बनेगा 8 नंबर के त्रिभुज, प्लस 9 नंबर के त्रिभुज को जोड़ोगे। 9 और 10 को जोड़ के बनेगा 9 नंबर का त्रिभुज प्लस 10 नंबर का त्रिभुज। कितने हो गए? पहले से 10 हैं और यहाँ पे 4 और हो गए, तो कितने हो गए? 14 हो गए। फिर ये दो दो ट्राइंगल को जोड़ के, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो ट्राइंगल है 10 7 6 4 को जोड़ के 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, इन चारों ट्राइंगल को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा ट्राइंगल बनेगा। वैसे ही 2 6 7 और 8 को जोड़ेंगे, 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इनको जोड़ेंगे तो एक और ट्राइंगल बनेगा। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 4, ये यहाँ पे कितने हो रहे हैं ट्राइंगल? ये तो हो गए 10, इसमें आ गए 10 ट्राइंगल। फिर यहाँ से आएंगे 4 ट्राइंगल और यहाँ से आ गए हमारे पास 2 ट्राइंगल। तो टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास? 16 ट्राइंगल्स हो रहे हैं। और ऑप्शन में 36 35 34 32 हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? 16। अब जब पीएससी का आंसर आएगा तो उसको देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे इसके हिसाब से? 16। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 - 4√3 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल पूछा गया, मतलब इन ऑप्शंस का स्क्वायर करोगे तो किसी एक नंबर का स्क्वायर इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो पहले 2 - √3, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं मैं। a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 2 इंटू √3, ये कितना आ रहा है? -4 √3, और ये कितना आ रहा है? 4 3 7, यहाँ पे 7 आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पहले वाले का 2 √3 का 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा, प्लस 1 प्लस माइनस इन दोनों को गुणा करें 2 √3 आया, डबल करोगे 4 √3 आएगा। तो 4 √3 तो आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? 13 आ रहा है जो कि गलत है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस दोनों को गुणा करो, दोनों को गुणा करोगे तो √12 आएगा और इंटू 2 आएगा बाहर। 6 2 क्या होता है? 8 माइनस, अब यहाँ पे इसको गलत है करके काटना नहीं है। 12 क्या होता है? 12 होता है 4 इंटू 3, 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 8 - 2 इंटू 2 इंटू √3, तो ये क्या आ गया? 8 - 4 √3। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD समानुपात है, A/B और C/D बराबर है, तो A² - C² का मान
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए का स्क्वायर है, ये सी का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके मतलब ए बी की वैल्यू और सी डी की कोई वैल्यू मान लो और उससे सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन हम इसका कन्वेंशनल मेथड देखते हैं जैसा कि बनाया जाता है। तो अब हमको पता है ए बाय बी किसके बराबर है, सी बाय डी के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई किए x, तो इसमें भी वही मल्टीप्लाई किए, तो c और d आ गए। ठीक है, तो जहाँ भी c होगा वहाँ x इंटू ए लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, x दोनों में मल्टीप्लाइड है। तो ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही रखेंगे, माइनस सी की जगह क्या रख देंगे, सी की जगह रखेंगे x ए। तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। वैसे ही नीचे x, नीचे क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर रख देते हैं, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर रख देते हैं, माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, और ये d है, c नहीं है, ये वाला d है। ठीक है, तो d की जगह क्या रखेंगे, d की जगह bx का स्क्वायर, तो bx का स्क्वायर जब रखेंगे तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा। दोनों से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर निकला कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे बी स्क्वायर निकलेगा कॉमन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये दोनों 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बच रहा है, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को ए बाय बी इंटू ए बाय बी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन को देखोगे, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है क्या, नहीं है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, जो कि उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम आंसर टिक नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ए सी और बी डी है। ठीक है, ए बी को हम और क्या लिख सकते हैं, हमको पता है ए बी किसके बराबर था, सी बाय डी के बराबर। तो ए बाय बी को तो मैं ए बाय बी लिख दिया, लेकिन इस ए बाय बी को मैं किस में बदल दे रहा हूँ, सी बाय डी में। तो ए सी अपॉन बी डी हो गया, क्या हो गया, ए सी अपॉन बी डी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सी बाय बी डी, ए सी बाय बी डी। ठीक है, ब्लैक से लिख देते हैं, ए सी बाय बी डी। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड में ग्लैमर को ये लिखा जा रहा है, मिसरूल को वो लिखा जा रहा है, और टॉपिकल को क्या लिखा जाएगा। तो एक को हम चेक करते हैं ग्लैमर से, इसको बना के देखते हैं। पहले लिख लेते हैं GLAMOUR। ग्लैमर क्या बना, IJCNMWP। ठीक है, जी कौन से प्लेस में आता है, जी 7वें प्लेस में आता है, FGL आता है 12वें प्लेस पे, ए पहले, M आता है 13वें, O आता है 15, U आता है 21 और R आता है 18। वैसे ही P आता है 16वें, W आता है 23वें पोजीशन पे, ये 13वें, ये N आता है कौन से प्लेस पे, N आता है 14th प्लेस पे, C आता है तीसरे, J आता है 10वें, I आता है 9वें प्लेस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 से 9, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, यहाँ पे -2, 12 से 10 हो गया, यहाँ पे +2 हुआ है, फिर यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +2 नहीं है, ये -2 है, -2, यहाँ पे 21 में 2 जुड़ा है +2, 18 में 2 कम हुआ है -2। इसी लॉजिक से हम टॉपिकल का भी निकाल लेते हैं। इसका भी चेक करोगे, मिसरूल का तो सेम मिलेगा, मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिकल का निकाल लेते हैं इसी रूल से। इसी रूल से निकालेंगे तो टॉपिकल का क्या बनेगा, TOPICAL। इसमें क्या करना है, +2 करना है, इसमें -2, फिर +2, फिर +1, फिर -2, फिर +2, फिर -2। ठीक है, T कौन से प्लेस में आता है, T आता है 20वें प्लेस में, O आता है 15वें प्लेस में, P आता है 16वें प्लेस पे, I आता है 9वें प्लेस पे, C आता है तीसरे प्लेस में, A पहले प्लेस पे और L आता है 12वें प्लेस पे। तो इसमें +2 करेंगे तो 18, 18वें +2 करेंगे तो 22,
+2 करेंगे तो 22, 22वें प्लेस में आता है v, इसमें -2 करेंगे तो आ जाएगा 13, 13वें प्लेस में आता है m, इसमें +2 करना है, 16 में +2 करेंगे तो 18, 18वें प्लेस में आने वाला लेटर है r, फिर इसमें +1 करना है, 9 + 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10वें प्लेस में आने वाला है j, ये 3 है, 3 में -2 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a, -2 करना था, 1 में +2 करेंगे तो आ जाएगा 3, थर्ड प्लेस में आने वाला c, 12 में -2 करेंगे तो 12 में -2, ये थोड़ा पास हो जा रहा है, ये 1 है और ये 3 है, 12 में -2 किए तो आ गया 10, 10वें प्लेस पे आने वाला लेटर कौन सा है, J। अब देख लो VMRJACJ, VMRJACJ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में त्रिभुज दिया हुआ है ABC, AB की वैल्यू 6√3, AC की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 6, तो कोण B का मान। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से पहले चेक करना है कि वो जो तीनों साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, तो ट्राइंगल बना, ये है ABC, AB की वैल्यू है 6√3, AC की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 6। तो दो छोटे साइड्स का स्क्वायर करेंगे हम, 6√3 और 6 का, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 36 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 36 + 108, और 36 + 108 होता है 144, और 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया और दोनों को जोड़े तो 12 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 12 के सामने वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, एंगल बी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बनता है। 32 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, 29 बच रहा है। तो हमारे पास जो नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 इंटू x + 29 लिख सकते हैं। किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 को और उसमें 29 जोड़ेंगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा हमको। तो इसी को हमको भाग देना है 8 से, तो इस नंबर को यदि हमको 8 से भाग देना है तो 8 से भाग देंगे जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे जब 8 से, तो ये नंबर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 32 इंटू x/8 किए तो ये तो कट गया 4 बार में, प्लस 29/8, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 से 29 को 8 से डिवाइड करो, 8 दिया 24, क्या बच गया 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि शेषफल बच रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 रिमाइंडर बचेगा। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट लेखन में कावेरी को, देखो KAVERI को क्या लिखा है, यहाँ पे K लिखा है, फिर A लिखा है, फिर V लिखा है, मतलब ऐसे चला है। फिर IRE, ये E फिर R फिर I, यहाँ पे भी ऐसे ही चला है। तो हमको क्या बोला गया, मैसूर को, तो M लिखेंगे, Y लिखेंगे, फिर S, फिर O लिखेंगे, R लिखेंगे, E, तो MYSORE, ये ऑप्शन में है क्या, SYMERO, SYMEOR है, ऑप्शन में नहीं है हमारे, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बिना पूर्व सूचना के लंबी छुट्टी लेने के कारण कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अपना त्यागपत्र देंगे, नहीं, अपना त्यागपत्र नहीं देंगे। बर्खास्तगी के विषय में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, शिकायत नहीं करना है कभी भी, ठीक है, पहले डिस्कशन करना है। अधिकारियों से पुनर्विचार के बाद आखिरी अवसर देने की अनुरोध करेंगे, हाँ, तो पुनर्विचार करेंगे, ठीक है, दोबारा से उसको कंसीडर करने के लिए बोलेंगे और आखिरी अवसर देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। बर्खास्तगी वापस लिए जाने तक भूख हड़ताल भी नहीं करना है हमको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला लास्ट क्वेश्चन जो मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन का था, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त मतलब सर्कल, तो एरिया किसका
सर्कल का कितना दिया हुआ है हमको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 154 दी हुई है, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 154, ये 7 इधर ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 154 मल्टीप्लाइड बाय 7/22। 22 से ये एक बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 है, तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी 7, रेडियस मिल गया हमको 7। क्या ये आंसर है? नहीं, हमसे कुछ और पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा गया है, तो पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, ठीक है। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 7, 7 से 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, पेरीमीटर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे मैथ्स और रीजनिंग और कम्युनिकेशन के भी टॉपिक इसी में इंक्लूड हो गए।